Hello student, now today we are going to solve numerical problem which is based on two-phase method and it is a very important method in linear programming problem. एंड स्टूडेंट एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने सिंप्लेक्स मेथड और बिगे मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था। तो आज हम जिस मेथड से न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे उस मेथड का नाम है टू फेज मेथड। सो स्टूडेंट, टू फेज मेथड भी बिगे मेथड और सिंप्लेक्स मेथड की तरह ही है। तो अगर हम इन शॉर्ट अगर बात करें तो टू फेज मेथड इज आल्सो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सिंप्लेक्स मेथड, जैसे हमने बिगे मेथड में किया था। सो टू फेज मेथड और बिगे मेथड में अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो टू फेज मेथड में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल के साथ एम को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते थे, बिगे मेथड या हाई पेनल्टी कॉस्ट मेथड बोलते थे। लेकिन टू फेज मेथड में स्टूडेंट हमको क्या करना होता है, इट सेपरेट द सॉल्यूशन प्रोसीजर इनटू टू फेज। ठीक है, सो हमें जो भी न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन होता है उसको दो फेज में सेपरेट करना होता है। एक होता है फेज वन, एक होता है फेज टू। सो जैसे कि हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है, तो इस प्रॉब्लम में जैसे कि सॉल्व द प्रॉब्लम मिनिमाइज z इक्वल्स टू 40x1 प्लस 24x2 एंड सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट इज 20x1 प्लस 50x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4800 एंड नेक्स्ट कंस्ट्रेंट 80x1 प्लस 50x2 is greater than equals to 7200 and x1 and x2 both are decision variable and both भी must be equals to 0। ये हमारा प्रॉब्लम दे रखा है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बेसिक थ्योरी आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको उसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। तो बेसिक थ्योरी अगर हम बात करें फेज वन की, तो स्टूडेंट फेज वन में हमको करना क्या होता है कि सबसे पहले जैसे याद है बिगे मेथड में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई सिंबल इस तरह हो ग्रेटर देन इक्वल, तो हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ में हम आर्टिफिशियल को भी मेंशन करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी ऐड करते थे। और उसके बाद फिर हम उसके जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था वहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का डिसीजन वेरिएबल के साथ उसके जो कोफिशिएंट होते थे और उसके साथ में सरप्लस वेरिएबल या स्लैक वेरिएबल उसके कोफिशिएंट को जीरो रखते थे। और प्रॉब्लम अगर मिनिमाइजेशन का केस या मैक्सिमाइजेशन का केस, उसके अकॉर्डिंग हम एम की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव रखते थे और उसके कोफिशिएंट में हम A1 और A2 को भी इंट्रोड्यूस करते थे। तो मतलब A1 और A2 का जो आर्टिफिशियल वेरिएबल उसका कोफिशिएंट हम क्या रखते थे, एम के फॉर्म में रखते थे। लेकिन टू फेज मेथड में क्या होता है कि आप देख रहे हो कि ये जो फर्स्ट फेज है इसमें अगर हम बात करें कंस्ट्रेंट्स की, तो हमारे जो कंस्ट्रेंट्स है ना, भले वो ग्रेटर देन इक्वल है, तो एक बात तो क्लियर है कि ग्रेटर देन इक्वल है, दैट मीन्स हमको इसमें सरप्लस वेरिएबल को ऐड करना होता है। मतलब सरप्लस वेरिएबल मीन्स माइनस S1 S2 जो भी हम यूज़ करते हैं, और उसके साथ साथ में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी यहाँ पर मेंशन करते थे। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था उसमें हम उसको कोफिशिएंट में एम यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर टू फेज मेथड में हम जो आर्टिफिशियल वेरिएबल लेंगे उसमें हम कोफिशिएंट एम की बजाय हम या तो 1 रखेंगे, ठीक है, 1 को या तो पॉजिटिव रखेंगे या नेगेटिव रखेंगे। अगर प्रॉब्लम आपका मिनिमाइज है तो हम इसका जो आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और अगर मान लो प्रॉब्लम मैक्सिमाइज का होता है तो उस समय हम क्या करते हैं कि जो ए का कोफिशिएंट है उसको हम नेगेटिव रखते हैं। बट प्रॉब्लम हमारे पास किस केस में, मिनिमाइज के केस में है, तो हम जो आर्टिफिशियल का वेरिएबल क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। और फर्स्ट फेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टूडेंट कि आप जो डिसीजन वेरिएबल दिख रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जैसे कि मिनिमाइज जेड टोटल कॉस्ट इक्वल टू 40x1 प्लस 24x2, तो हम ये डिसीजन वेरिएबल के साथ में जो अपने यहाँ पर तो क्या दिख रहा है आपको, एक्चुअल इसके कोफिशिएंट दिख रहे हैं 40 और ये कितने हैं 24। बट हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेज में इसके जो कोफिशिएंट x1 और x2 को, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x1 का कोफिशिएंट 0 और x2 का कोफिशिएंट 0, बाकी पूरी प्रोसीजर वही की वही रहेगी। और उसके बाद जो जैसे हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो प्रॉब्लम में इंट्रोड्यूस जरूर होते हैं, लेकिन एंड ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वो आपका क्या हो जाता है स्टूडेंट, फर्स्ट फेज हो जाता है। और उसी फर्स्ट फेज के बाद फिर हम जब सेकंड फेज में आएंगे तो फर्स्ट फेज में जो हमारा सॉल्यूशन फिजिबल सॉल्यूशन, दैट मीन्स वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो आया, फिर उसी के डेटा को यूज़ हम सेकंड फेज में करेंगे और फिर हम जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको मेंशन करेंगे और पूरी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। तब हम न्यूमेरिकल में आते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। तो बात करते हैं हम फेज फर्स्ट।
किसकी बात कर रहे हैं हम? फेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसके? कॉन्स्टेंट्स के। तो आप देखिए कॉन्स्टेंट्स क्या है हमारे पास? 20x1 प्लस 50x2 इक्वल्स टू 4800। क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी पहले की क्लास में भी बता चुका हूँ कि ये जो सिंबल है वो किस तरह का है? ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल है। दैट मीन्स आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करोगे सरप्लस वेरिएबल। अब चूंकि सरप्लस वेरिएबल है तो उसको बैलेंस के लिए हम यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल को भी मेंशन करेंगे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंस्टेंट। अब सेकंड कंस्टेंट्स की बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका? 80x1 प्लस 50x2 और इक्वल, इनइक्वालिटी से इक्वलिटी फॉर्म, ये हो गया 7200। अब चूंकि ये सिंबल कैसा है? ग्रेटर देन इक्वल, दैट मीन्स यहाँ पे भी हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करेंगे और उसके साथ में इंट्रोड्यूस करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो इतना तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। और साथ में आप देख रहे हो कि ये आपका x1, x2, s1, s2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट फेज में हम स्टूडेंट, अब हम अगर हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है ना वो मिनिमाइज फॉर्म में। तो देखिए जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन हम इनिशियल फेज में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो एक्चुअल कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है 40 और ये दिख रहा है 24। तो हम क्या करेंगे? 0 इंटू x1 प्लस 0 इंटू x2 एंड देन प्लस, अब क्या यूज़ करेंगे? 0 इंटू s1 और प्लस 0 इंटू s2। ठीक है, ये करेंगे। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपको यहाँ पर a1 और a2 इन दोनों के कोफिशिएंट, तो अपन बिगेम मेथड में क्या करते थे? इसके कोफिशिएंट में हम एम यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 और प्लस a2 और इनके कोफिशिएंट कितने हैं? ये 1 और ये भी 1। तो ये इतना तो हम करेंगे ही। तो टू फेज मेथड में कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मिनिमाइज फॉर्म में हो या मैक्सिमाइज फॉर्म में हो, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन को इस तरह तो लिखना ही है। बस फ़र्क क्या है कि अगर ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होता है तो ये a1 और a2 जो होता है ना वो नेगेटिव हो जाता है। अब चूंकि मिनिमाइज का प्रॉब्लम है तो हमने इसको क्या कंसीडर किया? पॉजिटिव। लेकिन बिगेम मेथड में हमने इसका कोफिशिएंट क्या लिया था? कैपिटल एम लिया था। क्योंकि अब ये टू फेज मेथड है तो हम इसका कोफिशिएंट हमेशा क्या लेंगे? 1 लेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि मिनिमाइज का प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है। फिलहाल तो हमारा ये जो प्रॉब्लम है ये किसका है? मिनिमाइज का, तो हमने +1 लिया। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम फर्स्ट फेज की जो टेबल है, जैसे हम हर बार जो टेबल बनाते हैं उस टेबल को मेंशन करते हैं, उसके बाद उस न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करते हैं। सो इस टेबल का हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखिए CB है, कोफिशिएंट्स ऑफ बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वैल्यू B ब्रैकेट में इक्वल टू XB। यहाँ पे लिख देते हैं हम x1, यहाँ पे क्या लिखा हमने? x1 x2, तो इसको लिख दिया x1, इसको लिख दिया x2। उसके बाद फिर स्लैक वेरिएबल s1, सॉरी सरप्लस वेरिएबल s1 s2 दोनों लिख दिया हमने। उसके साथ साथ में यहाँ पर क्या है? एक है आपका a1 और एक है आपका a2। तो यहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल a2। अब देखिए, अब चूंकि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ पे CJ के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम हमेशा हर बार करते हैं। तो CJ के इसमें कितना हो जाएगा? 0 0, उसके बाद में 0, फिर ये 0, उसके बाद में ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो मतलब ये आपकी फर्स्ट स्टेप है। इसके लिए ये है हमारा फेज 1। तभी हम फेज 1 को करेंगे। उसके बाद जब कंप्लीट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाएगा फिर उसको इंट्रोड्यूस हम फेज 2 में करेंगे। तो फेज 1 में इतना तो आपको यहाँ पे पता चल गया होगा ये चीज़ है। अब देखिए, अब हम कंस्टेंट्स के कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपका बेसिक वैल्यूज़ क्या है? तो बेसिक वैल्यू दैट मीन्स आपका ये यहाँ पे दिख रहा है a1 और a2, ये क्या है? आपका बेसिक वेरिएबल है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ उसको a1 और ये हो गया आपका a2। और इनके कोफिशिएंट्स कितने हैं? 1 और 1। तो यहाँ पे लिख दिया 1 और यहाँ पे लिख दिया 1। सॉल्यूशन वैल्यू कितनी है? 4800 और 7200। तो 4800 और 7200। क्लियर? इतना हो गया। उसके बाद x1 का कितना है? 20 50। फिर उसके बाद में ये -1, ये -1 लिख दिया। और s2 कितना हो जाएगा? 0। a1 का कितना है? तो 1 लिया। ठीक है, इसको 1 लिया। और a2 कितना हो जाएगा? a2 यहाँ पे 0 हो जाएगा।
ठीक है। अब सेकंड कांस्टेंट, अब इधर देखिए 80 50, 80 50 लिखा। उसके बाद में S1 यहाँ पर कितना है, S1 है आपका 0, S2 कितना है सरप्लस वेरिएबल ये -1, और यहाँ पर A2 है तो A2 का 1 और ये हो गया आपका 0। तो देखिए स्टूडेंट ये आपकी टेबल यहाँ तक तो कंप्लीट हो गई है। अब हर बार की तरह हमको जो करना है, क्या करना है, ZJ करना है। अब ZJ करने के लिए आपको पता है फॉर्मूला, ZJ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ CB इंटू AIJ। तो आप क्या करोगे, 20 इंटू 1 20 प्लस 80 इंटू 1 80, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट, 100 हो गया 100। उसके बाद इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये भी 100, ये हो जाएगा आपका -1 1, तो ये हो जाएगा -1 1 तो ये -1 1 1 ये 1 ये 1 1 और ये भी आपका 1। अब हमको क्या करना है, CJ माइनस ZJ, क्या करना है, CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ कितना हो जाएगा, 0 -100 तो -100, 0 -100 तो ये 0 -100 तो ये भी -100, 0 -1 तो -0 -1 और फिर -1 तो ये हो गया +1, फिर ये हो गया +1, 1 -1 तो ये हो गया 0, 1 -1 तो ये हो गया 0। तो स्टूडेंट आप एक चीज़ तो देख रहे हो, आप इस बॉटम रो में आप क्या देख रहे हो, CJ माइनस ZJ की जो भी वैल्यू है। तो अब चूंकि प्रॉब्लम हमारा क्या था, प्रॉब्लम हमारा था मिनिमाइज का, दैट मीन्स हमें CJ माइनस ZJ की वैल्यू 0 और सारी वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव। बट अभी हमारा क्या है, 0 और सारी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो मतलब अभी भी हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल नहीं है। तो अब हम जाएंगे किस पे, मिनिमम रेशो पर मिनिमम रेशो से पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि CJ माइनस ZJ में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो हमारे पास देखिए मिनिमम वैल्यू -100 -100, दोनों में वैल्यू क्या है, ये माइनस नेगेटिव वैल्यू है ना, और ये प्लस, तो प्लस को तो हम लेंगे नहीं, तो माइनस नेगेटिव लेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये -100 ये -100 किसको लें, तो मैं इसको लूँगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लेफ्ट से फर्स्ट ये दिख रहा है मेरा, तो मैंने इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा कॉलम, ये हो गया आपका की कॉलम। अब जैसे कि आपको पता है, अब आप मिनिमम रेशो निकालोगे, तो मिनिमम रेशो के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम रेशो के लिए चाहिए आपको फॉर्मूला है आपका सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन की कॉलम। तो देखिए सॉल्यूशन वैल्यू कितनी है, 4800 अपॉन 20, तो आप 4800 अपॉन 20 करोगे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया आपका 240, और 7200 अपॉन 80, तो 7200 अपॉन 80, तो ये हो जाएगा आपका 90। तो स्टूडेंट आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि 240 और 90 में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, आपकी 90 है। अब हर बार की तरह आपको जो करना है, अब आपको एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जो एरो है और एक ये एरो, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स कि ये आपका की एलिमेंट, पायट एलिमेंट या पायट नंबर ये मिल गया आपको। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस 80 को करना है आपको 1, और इसके ऊपर या उसके नीचे वाले एलिमेंट को करना है 0। बट हमें इसके नीचे वाला तो कोई एलिमेंट नहीं है, इसके ऊपर एक 20 ही है, तो इसको आपको क्या करना है, 0 करना है। तो अब हम वापस से रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और ऑपरेशन करने के बाद फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट अगर हम रो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो आप देखिए इसको 1 करना है, तो ये किसकी बात हो रही है, R2 न्यू। तो R2 न्यू के लिए आपको R2 ओल्ड का सहारा लेना है। अब R2 ओल्ड में आप ऐसा क्या करो कि ये 1 हो जाए, तो स्वाभाविक है कि मैं 1/80 कर दूंगा। अगर 1/80 करा तो ये कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अब R1 न्यू के लिए मुझे क्या करना होगा, R1 न्यू के लिए मुझे R1 ओल्ड लेना है, और R1 ओल्ड माइनस कितना करना है, 20 इंटू R2 न्यू। क्लियर है, इतना करना पड़ेगा। ये दोनों ऑपरेशन आपकी क्लियर हो गई। जो अब हमें ये ऑपरेशन तो मुझे लगता है स्टूडेंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, क्योंकि हम हर बार ये ऑपरेशन इस ट्रिक्स पर लगाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी बात करते हैं। अब एक और चीज़ स्टूडेंट, अब देखिए, अब यहाँ से आप देख रहे हो कि ये आपका पाइवट एलिमेंट या की नंबर या पाइवट एलिमेंट जो भी है, तो अब इसके ऊपर देखिए आप x1 और ये 0 है। तो ये जो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 है, ये रिप्लेस होगा किससे, x1 से, और 1 जो रिप्लेस होगा वो किससे, 0 से। तब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पर आते हैं। सो स्टूडेंट
ये इस तरह टेबल हमने यहाँ पे लिख ली, तो इसको मैंने बोल दिया टेबल 2, क्या बोल दिया, टेबल 2 या इटरेशन 2। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स हैं यहाँ पे मिले। अब सीजे की वैल्यू यहाँ मैं लिख देता हूँ वापस वही के वही, 0 0 0 0 1 और 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अब यहाँ पर रिप्लेस क्या हो रहा है, ये जो 80 पायोड एलिमेंट है A2 और 1 ये रिप्लेस हो रहा है x1 और 0 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A2 की जगह x1 और 1 की जगह 0, बाकी A1 और 1 तो एज इट इज़। अब आप क्या देख रहे हो स्टूडेंट, आपने जो रो ऑपरेशन परफॉर्म किया है, रो ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म किया है, R2 न्यू को फोकस कर रहे हैं हम। तो R2 न्यू में हमने क्या देखा है, 1/80 से इसको क्या करेंगे हम, 1/80 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये तो आपको दिखाई दे रहा है कितना हो जाएगा ये 1/80, मतलब 1200 मल्टीप्लाई 1/80। तो ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आई थिंक 90। ठीक है, ये हो गया 90। तो 80 ये तो हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 5/8। 5/8 क्यों, 50/80 मतलब 5/8। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1/80, ये हो जाएगा 0। अब चूंकि देखो यहाँ पर अब एक चीज़ देख रहे हो कि A2 और 1 तो क्या है, किससे रिप्लेस हुआ, x1 और 0। तो ये जो आपका A2 है ना, इस कॉलम में हम डैश करेंगे क्योंकि ये तो क्या हुआ आपका एलिमिनेट हो गया, लेकिन यहाँ पर तो होगा 0। ओके, अब हम रो 1 की बात करते हैं। तो रो 1 में स्टूडेंट आप देख रहे हो R1 ओल्ड माइनस 20 इंटू R2 न्यू। तो यहाँ पे आप देख लेते हो R1 ओल्ड कितना है आपका ये 4800। तो 4800 माइनस 20 इंटू 90, तो 4800 माइनस 1800, तो ये कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि ये तो क्या है आपका ओल्ड, मतलब R1 ओल्ड कितना है 4800। तो R1 ओल्ड फिर माइनस 20 आपने क्यों लिखा, क्योंकि 20 से मल्टीप्लाई करके इसको फिर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 0 हो जाएगा, इसको 0 करना है। तो आपका कितना हो जाएगा 4800 माइनस 20 इंटू कितना हो जाएगा 90। तो 20 इंटू 90 मतलब कितना होगा 1800। तो 4800 में से 1800 माइनस गए तो कितने हुआ आपके, ये हो गया आपका 3000। क्लियर है स्टूडेंट। अब ये तो कितना हो जाएगा 0। अब उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ तो आपको पता चली गई होगी, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब ये देखिए ये कितना है 50। तो 50 माइनस 50 मीन्स R1 ओल्ड, तो 50 माइनस 20 इंटू 5/8। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 75/2। आप करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब मैं इसको बार बार इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं पिछले न्यूमेरिकल्स में इसकी ट्रिक्स ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस हमको ये रो ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये तो कितना हो जाएगा -1 0, तो ये तो -1 ही होगा। और ये कितना हो जाएगा 0 ओल्ड रो, और ये कितना है -1/80 और मल्टीप्लाई इसका 20 का करा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पे A1 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 और ये 0, तो ये हो जाएगा 1, और A2 तो हमको लिखना ही नहीं है। अब वापस मैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूँगा। अब देखिए ZJ, अब मुझे क्या निकालना है ZJ निकालना है। देखिए 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 0। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन 75/2 और मल्टीप्लाई 5/8, तो ये तो हो जाएगा 75/2। फिर ये हो जाएगा आपका -1 इंटू 1, तो -1, तो ये लिख दिया मैंने -1। 1/4 इंटू 1, तो 1/4, तो 1/4 लिख दिया, क्योंकि ये तो माइनस मल्टीप्लाई 0 तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका इस तरह। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या करेंगे CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ, तो कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 0, और 0 माइनस 75/2, तो ये हो जाएगा -75/2, और 0 -1 तो माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा -1/4, और ये हो जाएगा 0। तो आप स्टूडेंट क्या देख रहे हो कि अभी भी हमारा सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमल के लिए हमें क्या चाहिए 0, सारी वैल्यू क्या चाहिए पॉजिटिव, बट यहाँ पर क्या आ रही है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, हमको वही सिलेक्ट करना है कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे अब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है ये आपकी -75/2।
2, क्योंकि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि -1/4 तो ये तो थोड़ी बड़ी हो गई और ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, यही वाली होगी। तो हमने इसको क्या कर लिया, की कॉलम सिलेक्ट कर लिया। तो ये वैल्यू आपने पहले सिलेक्ट की, तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, की कॉलम हुआ। तो की कॉलम को मैंने यहाँ पर जस्ट इस तरह से की कॉलम कर दिया। अब की कॉलम हुआ है स्टूडेंट, तो आपको मिनिमम रेशो निकालना पड़ेगा। तो मिनिमम रेशो के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है मिनिमम रेशो, मतलब इन शॉर्ट आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि हमेशा हम सॉल्यूशन करते आ रहे हैं, तो मिनिमम रेशो की ज़रूरत तब पड़ेगी जब तक हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आए, तो हमको मिनिमम रेशो तो करना ही है, ठीक है। सो आप देखिए की कॉलम सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन की कॉलम, तो देखिए 3000 इंटू 2/75, मतलब 3000/75/2। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ना आप 3000 डिवाइडेड 75/2, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट कितना 80। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 90 डिवाइडेड 5/8, तो ये 8 ऊपर चले जाएगा। तो अब इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 144। तो देखिए 80 और 144 में आपका 80 क्या है, मिनिमम है। तो आप देखो यहाँ पे एरो को यहाँ पे ध्यान दो कि यह 80 वाला एरो और एक ये -75/2, तो ये दोनों का एरो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये आपका क्या हुआ स्टूडेंट, ये हो गया आपका पायोट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट हो गया, पायोट एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, इस पायोट एलिमेंट में इसको आपको करना है 1। तो 1 करने के लिए आप क्या करोगे, 2/75 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर जब ये 1 हो जाएगा तो R2 ऑपरेशन में आप क्या करोगे, R2 न्यू लाने के लिए आपको R2 ओल्ड -5/8 इंटू R1 न्यू, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करके आप इसको क्या करोगे, इसको 1 कर दोगे और इसको 0 करोगे, जो हम हर बार करते आए हैं। अब उसके बाद अब हम जब नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाएंगे तो कौन सी चीज़ से रिप्लेस होगी, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि x2 और 0। तो देखिए 75/2 उसके ऊपर क्या है x2 और ये कितना है 0। तो ये जो a1 और 1 रिप्लेस हो जाएंगे किससे, x2 और 0 से। तब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स बनाते हैं, पर इससे पहले मैं आपको यहाँ पे रो ऑपरेशन बता देता हूँ। सो स्टूडेंट रो ऑपरेशन क्या होगा, हम बात करते हैं स्टूडेंट R1 न्यू। तो R1 न्यू में आपको क्या करना होगा, तो R1 ओल्ड का सहारा लेना होगा। और R1 ओल्ड में आप किसका मल्टीप्लाई करोगे, 2/75। तो 2/75 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका 1। और फिर आपका हो गया R2 न्यू। तो R2 न्यू के लिए आपको क्या करना होगा, R2 न्यू के लिए आपको पहले तो यह लिखना पड़ेगा R2 ओल्ड माइनस, अब चूंकि ये क्या है इसको 0 करना है, तो ये तो हो जाएगा आपका 1। तो 5/8 का मल्टीप्लाई करके इसको आप लिख दोगे R1 न्यू, क्लियर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम टेबल बनाते हैं। सो ये हमारी टेबल 3 हो गई। अब इस टेबल 3 में आप देखिए कौन कौन सी चीज़ कहाँ रिप्लेस हो रही है, ये आपको दिखाई दे रहा है। 75/2 ये आपका पायोट नंबर है, तो पायोट एलिमेंट के ऊपर ये कितना है x2 और 0। तो ये a1 x2 से रिप्लेस होगा और 1 किससे रिप्लेस होगा, 0 से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x2 और 1 की जगह क्या लिख देता हूँ 0, और यहाँ पर x1 और 0 तो एज इट इज़ ओके। और अब हमको ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करना है, 75/2 इस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, R1 न्यू। तो R1 न्यू के लिए क्या है, 2/75 का मल्टीप्लाई किया और इसमें 2/75 का मल्टीप्लाई किसमें किया, R1 ओल्ड में। तो R1 ओल्ड क्या है 3000, तो 3000 इंटू 2/75। अब ये इसको कैलकुलेट करोगे आप, जब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखिए 2/75 इंटू 3000। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर आपका ये आ जाएगा वैल्यू कितना 80। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 80 आ जाएगा। तो 80 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ये तो हो जाएगा 0। अब 75/2 मल्टीप्लाई 2/75 दैट मीन्स 1, और फिर ये माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 2/75। अब जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ये तो हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2/75 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट आपका 1/150। अब जो कि देखिए यहाँ पर a1 है, ये भी क्या हो गया आपका x2 और 1 किसका 0। तो ये a1 और 1 x2 और 0 से रिप्लेस हो गया। तो मतलब आप a1 को भी आप
डेज ही मानो, क्योंकि A2 तो आपका एलिमिनेट हो ही चुका था पहले से ही। अब यहाँ पर A1 भी क्या हो गया, पूरी तरह से एलिमिनेट हो गया। तो ये फर्स्ट रो हो गया। अब आप सेकंड रो की बात करते हैं तो सेकंड रो न्यू चाहिए आपको, तो R2 ओल्ड माइनस 5/8 इंटू R1 न्यू। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो हम बात करते हैं R2 न्यू के लिए। तो देखिए ओल्ड कितना है 90, तो 90 माइनस 5/8 इंटू R1 न्यू। R1 न्यू कितना है 80, तो हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो 90 माइनस 5/8 इंटू 80, तो इसको जो सॉल्यूशन करोगे तो ये कितना आया आपका 40, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट 40। बाकी वही प्रोसीजर है, ये तो कितना हो जाएगा आपका 1 और ये 0, तो ये तो हो जाएगा आपका 1 और स्टूडेंट ये तो हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे ये -1 और ये कितना है माइनस माइनस प्लस 2/75 और मल्टीप्लाई 5/8, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1/60। अब इसको कैलकुलेट करना तो ये आ जाएगा उतना, और ये आ जाएगा आपका -1/80। ये ओल्ड है तो -1/80, फिर माइनस 5/80 मल्टीप्लाई 1/50। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा -1/60। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब वापस हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए अब हम निकालेंगे क्या, जेड जे, जो अपन हर बार कर, आप 0 का सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। क्लियर। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी 0 मल्टीप्लाई, तो ये सब 0 आ गए, ठीक है। ये तो क्या हो गए आपके 0 आ गए। अब उसके बाद CJ माइनस ZJ भी निकालोगे तो भी कितने आएंगे, क्योंकि ये 0 0 0 0 1 1, अब इसका तो काम ही नहीं है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब स्टूडेंट आपको एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि हमारे पास x1 और x2, x1 की ये कितना है 40 और x2 का ये कितना है 80, लेकिन आप CB की वैल्यू देखोगे ये 0 और ये 0, तो आप क्या देख रहे हो, नेट इवोल्यूशन, मतलब हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, तो ये फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फिजिबल सॉल्यूशन आपका कितना आ गया CJ माइनस ZJ, ये आ गया 0 0। तो पहली स्टेप तो आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब आपका फर्स्ट फेज क्या है, फर्स्ट फेज क्या है आपका ऑप्टिमल है। क्या है स्टूडेंट, ऑप्टिमल है। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी में बताया था, अब हमको क्या करना है, हमको सेकंड फेज में आना है। किस में आना है, जैसे मैंने आपको थ्योरी में भी बताया कि फर्स्ट फेज में आपको क्या करना है, इसको 0 पे इनिशियल करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को 0 पे इनिशियल किया था, उसके बाद में आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आया, तो ये क्या है 0 और सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। बट अभी हमारे पास 0 आ गई तो भी हमारा सॉल्यूशन क्या है, ये ऑप्टिमल ही है। अब आपको क्या करना है, ये मैट्रिक्स का यूज़ करके, अब इस मैट्रिक्स का यूज़ करके इसको हमको सेकंड फेज में टेबल में यूज़ करना है। अब आप क्या देख रहे हो कि CB की वैल्यू जो 0 0 है ना, जो हमने यहाँ पे CB की इनिशियल में वैल्यू कितनी रखी थी, x1 की 0 और आपकी सॉरी यहाँ पे x2 लिखना मैं भूल गया था, 0 इंटू x2, तो ये 0 इंटू x1 और 0 इंटू x2, मतलब हमने जो x1 की वैल्यू 0 रखी थी और x2 की वैल्यू 0 रखी थी। अब हमें क्या करना है, इनकी एक्चुअल वैल्यू रखना है, मतलब x1 की जो वैल्यू है वो कितनी है 40 और x2 की वैल्यू जो है वो 24, और न्यू मैट्रिक्स बनाना है और उसके बाद उसका सेकंड फेज सॉल्व करना है। तब हम करते हैं, सेकंड फेज में आते हैं। तो फर्स्ट फेज आपका क्या है, ये ऑप्टिमल होगा, तो CJ माइनस ZJ की वैल्यू तो क्या हो गई आपकी 0 0 आ गई। तो फर्स्ट फेज आपका क्या हो गया, ये स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड फेज में आते हैं, तो मैं इसी का कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि डेटा मेरे ये वाले, ये 0 1 1 0 -2/75 1/60 1/150 -1/60, इसी डेटा को मैं न्यू मैट्रिक्स बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा, और 80 40 भी एज इट इज़ रहेगा, x2 x1 भी एज इट इज़ रहेगा। खाली ये 0 0 है ना, तो यहाँ पे खाली ऑब्जेक्टिव फंक्शन के जो एक्चुअल कोफिशिएंट है 40 और x2 का 24 ये रखना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम। सो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं फेज सेकंड में। अब फेज सेकंड में वही चीज़, CB आपका बेसिक वेरिएबल, सॉल्यूशन वैल्यू, फिर आपका x1, x2, S1, S2, ये तो सेम है। अब चूँकि हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को अब इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप की जो थ्योरी थी वो क्या थी कि हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को फर्स्ट फेज में क्या करना है, एलिमिनेटेड करना है। तो ये तो ऑलरेडी अब क्या होगा, एलिमिनेटेड हो चुके हैं, तो हमें ये x1 x2 S1 S2 ही लेना है। और उसके बाद CB की जो वैल्यू है x2 और x1, तो CB की वैल्यू क्या है आपकी
जो आपके जो क्वेश्चन में है यहाँ पे उस वैल्यू को हमको क्या करना है, पुटअप करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो x2 की वैल्यू है आपकी 50, x2 की वैल्यू है आपकी सॉरी x2 की वैल्यू जो दे रखी है 24, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम देखते हैं x2 की वैल्यू दे रखी है 24 और x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 40। तो यहाँ पे हमने जो x2 की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, तो x2 के सामने जो वैल्यू है हम कितनी पुटअप करेंगे 24। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 24 और इसके सामने x1 के सामने क्या हो जाएगा आपका 40। बाकी तो पूरी मैट्रिक्स वही की वही है। देखिए अब इस मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं हम, x2 x1 x2 x1, फिर उसके बाद में 80 40 80 40, उसके बाद में 0 1 1 0 1 0, फिर -2/75 -2/75 और ये हो जाएगा 1/60, उसके साथ में फिर 1/150, उसके बाद में -1/60 -1/60। सो स्टूडेंट ये आपकी सेकंड फेज की टेबल आप क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए सीजे की वैल्यू तो आपको यहाँ पे पता ही है। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक्चुअल, यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अब एक्चुअल हम रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सीजे की अगर हम बात करें तो x1 केस में कितना है, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा आपका 24, ये 0 और ये 0। क्लियर, क्योंकि हमने रखा ही है 24 और 40। अब हमको क्या करना है, एक्चुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू ही रखना है। तो हमने यहाँ पे रख दिया 40 और 24, क्योंकि पहले 0 0 रखा था, तो उसके रिप्लेस में ये भी रिप्लेस हो गए। ओके, अब हमको क्या करना है, जेड जे की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो जेड जे की वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो आपका क्या हो जाएगा 24 और इंटू 1 मल्टीप्लाई 40, तो ये तो हो गया 40, ये तो हो जाएगा, ये तो हो गया 40 और ये हो जाएगा 24। और फिर फर्दर आप क्या करोगे, 24 मल्टीप्लाई -2/75 प्लस 40 इंटू 1/60, इन दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम लेने पर आपको एक्चुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/75 आ जाएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता है, 24 मल्टीप्लाई -2/75 प्लस 40 इंटू 1/60, तो ये आपकी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी 2/75। अब उसके बाद 24 का मल्टीप्लाई 1/150 से करोगे, फिर प्लस माइनस 40 इंटू 1/60 करोगे, तो ये आपका आ जाएगा -38/75। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है, सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू लेना है। सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू लेना था 40 - 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 0, 24 - 24 0, ये हो जाएगा -2/75 और ये 0 माइनस माइनस तो प्लस 38/75। तो देखिए स्टूडेंट अभी भी आपका सॉल्यूशन यहाँ पे, अगर इस सेकंड फेज की जो फर्स्ट स्टेप देखी तो सीजे माइनस जेड जे की वैल्यू जो है आपकी यहाँ पर क्या है, ये भी अभी क्या है ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्टिमल नहीं है। तो ऑप्टिमल बनाने के लिए अब आप क्या करेंगे, क्योंकि हमारे मिनिमाइज का केस है तो हमारी सारी वैल्यू क्या 0 और सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 38/75 तो पॉजिटिव है, बट एक वैल्यू क्या आ रही है अभी, नेगेटिव आ रही है। तो हम मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे इस तरह। अब हमको क्या करना है स्टूडेंट, आपने ये वैल्यू सिलेक्ट की तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये हो गया आपका की कॉलम। कौन सा कॉलम हो गया, की कॉलम। अब की कॉलम है स्टूडेंट, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि मिनिमम रेशो निकालना ही है। तो मिनिमम रेशो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन वैल्यू अपॉन की कॉलम। तो देखिए 80/-2/75, चूँकि ये तो क्या है आपके स्टूडेंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू को तो हम वैसे भी कंसीडर नहीं करेंगे, तो जस्ट इग्नोर इट। ओके, अब देखिए 40/1/60, तो 60 ऊपर चले जाएगा, तो 4 6 कितना हो गया, 4 6 ये हो गया आपका 24, तो 2400। तो 2400, अब चूंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू है तो यही आपकी क्या होगी मिनिमम रेशो। तो देखिए आप यहाँ पर देखते हो स्टूडेंट कि आप
ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो एरोज हैं, ये एरोज और ये एरो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आप क्या देखते हो कि 1/60 आपका क्या हो गया स्टूडेंट, पायोट एलिमेंट की नंबर या पायोट एलिमेंट है। अब इस 1/60 को आपको क्या करना होगा, 1 करना होगा, और उसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसको क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो अब हम ऑपरेशन यूज़ करते हैं। तो ऑपरेशन कैसे होगा आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये ऑपरेशन होगा आपका, देखिए अब पहले हम बात करेंगे R2 न्यू। तो R2 न्यू के लिए हमें R2 ओल्ड चाहिए। अब R2 ओल्ड में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 1। उसके बाद आया आपका R1 न्यू। तो R1 न्यू अब तो आपको क्लियर भी दिख रहा है। तो R1 न्यू में कितना हो जाएगा, R1 न्यू में हो जाएगा आपका R1 ओल्ड प्लस, अब ये क्या करोगे आप, माइनस करोगे कि प्लस करोगे, प्लस ही करोगे, क्योंकि प्लस करेंगे तभी तो ये 0 होगा। तो प्लस कितना करोगे, 2/75 इंटू R2 न्यू। तो ये ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे, तो ये आपका 1 हो जाएगा और उसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ देख रहे हैं स्टूडेंट, क्या देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है कि x1 और 0 रिप्लेस करेंगे किसको, x1 और 40 को। तो मतलब 40 की जगह आप लिखोगे 0 और x1 की जगह लिखोगे आप S1। तो अब हम करते हैं, टेबल अब बनाते हैं। तो इस टेबल में सबसे पहले आप क्या लिखोगे, CB बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन वैल्यू x1 x2 S1 S2। x1 का कितना है 40, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है 40 24 0 0, ये आपकी किसकी वैल्यू है, CJ की वैल्यू है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो कौन सी चीज़ किससे रिप्लेस हो रही है, पायोट एलिमेंट। तो पायोट एलिमेंट के ऊपर क्या दिख रहा है आपका, x1 और 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये हो गया आपका S1 और ये 0, किसको रिप्लेस किया, x1 और 40 को, और x2 और 24 तो एज इट इज़। अब हमें परफॉर्म किस में करना है, इस रो में परफॉर्म करना है, कौन सी, R2 न्यू। तो देखिए 1/60 से मल्टीप्लाई करा, तो 40 में 60 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, यहाँ पे भी दिख रहा है 2400 आ गया, गुड। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, 1/, इसका तो कितना हो जाएगा 1/, ये तो हो जाएगा 60, ओके, क्योंकि 1 का 60 से मल्टीप्लाई 60, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -1। क्लियर स्टूडेंट, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब आप ये ऑपरेशन लगाओगे R1 न्यू। तो R1 न्यू के लिए आपको R1 ओल्ड चाहिए। तो R1 ओल्ड कितनी है यहाँ पे 80। तो 80 प्लस 2/75 मल्टीप्लाई कितना 2400, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 144। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा, आप देख लीजिएगा। और उसके बाद में फिर ये तो 0 है, ठीक है, ये कितना है 0 है, और ये कितना है 1। तो मतलब ये कितना है आपका, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कितना है, ये 0, और तो ये 0 प्लस 2/75 मल्टीप्लाई 60। तो 60 मल्टीप्लाई 2/75 करोगे तो ये आपका 8/5 समथिंग आ जाएगा। उसके बाद ये 1 0, ये लिखा 1, उसके बाद में ये तो हो जाएगा आपका 0, और उसके बाद में जब इसको सॉल्व करोगे 1/150, ये है आपका ओल्ड, और फिर माइनस की बजाय आप क्या करोगे, हाँ 1/150, और फिर करोगे आप प्लस 2/75 और मल्टीप्लाई -1। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे ना स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा आपका -1/50। तो देखिए आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है, अब किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम हर बार करते आए हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ZJ की वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, किसकी वैल्यू चाहिए, ZJ की वैल्यू चाहिए। तो आप देखिए ZJ 144 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, सॉरी 8/5 का मल्टीप्लाई किससे करोगे, 24 से। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 8/5 का मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 192/5। ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद 1 × 24, तो इसको लिख दिया 24, और फिर ये तो हो जाएगा आपका 0,
और फिर इसका मल्टीप्लाई 24 से करोगे क्योंकि ये तो जीरो हो जाएगा, -1 इंटू जीरो, और 24 मल्टीप्लाई -1/50, तो ये आ जाएगा आपका -12/25। अब देखिए आपको क्या करना है फाइनली, CJ माइनस ZJ। तो CJ माइनस ZJ आप देखते हो यहाँ पे, तो ये वैल्यू देखिए आप 40 माइनस 192/5। अब इसको आप करके देखते हैं, तो ये कितना आ गया, 40 माइनस 192/5, एलसीएम लिया तो 200 माइनस 192/5, तो ये हो गया 8/5। तो मैं यहाँ पे कितना लिख दूँ स्टूडेंट, ये हो जाएगा मेरा 8/5। तो ये वैल्यू तो आपको पॉजिटिव मिल रही है। फिर 24 में से 24 माइनस हुए तो ये 0, 0 में से 0 माइनस 0, और ये 0 में से -12/25, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 12/25। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पे हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या मिल गया, ऑप्टिमल मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो CJ माइनस ZJ की वैल्यू मतलब 0 और सारी वैल्यू क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई। दैट मीन्स गिवन सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x1 तो है ही नहीं क्योंकि x1 तो रिप्लेस हो चुका है, तो ये तो 0 हो गई अब। हाँ, लेकिन x2 की वैल्यू है यहाँ पर स्टूडेंट, कितना है 24। कितना है यहाँ पर x2, सॉरी x2 की वैल्यू, ये 24 नहीं 144। तो देखो x2 की वैल्यू तो 144, और चूंकि x1 2400, तो S1 तो क्या है आपका अनयूज रिसोर्सेज है, तो इसको तो आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैसे भी मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि 0 इंटू S1 हो जाएगा। तो 2400 मल्टीप्लाई 0, तो ये अनयूज रिसोर्सेज होगा, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपका x1 की वैल्यू और x2 तो ऑलरेडी यहाँ से रिप्लेस हो चुका है, तो x1 को हमने कितना कर दिया, 0 कर दिया। अब जब इसका सोल्यूशन निकालोगे फाइनली सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर S1 कितना है, S1 तो आपका 2400 है। अब इसके बेस पर आप जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को सॉल्व करोगे, मतलब आप मिनिमाइज करोगे इसको, कॉस्ट को क्या करोगे, मिनिमाइज करोगे, तो z इक्वल्स टू, तो देखिए 40 इंटू x1 कितना है, x1 यहाँ पर कितना है 0 है, तो मैंने लिख दिया 0 प्लस 24 और इंटू 144। तो मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, 24 मल्टीप्लाई 144, 24 मल्टीप्लाई 144, तो ये हो गया मेरा 3456। कितना आ गया, जेड मिनिमाइज 3456। तो ये आपकी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरह टू फेस मेथड भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो स्टूडेंट पूरी तरह से आपको ये समझ में आ गया है न्यूमेरिकल। तो एक बार मैं और वापस से रिकॉल कर देता हूँ कि टू फेस में आपको करना क्या होता है कि फर्स्ट फेस में तो आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है इसके जो कोफिशिएंट है इसको क्या रखना होता है, 0 रखना होता है, और उसके बाद 0 रख के कोफिशिएंट करने के बाद जब ऑप्टिमल सोल्यूशन में जो फर्स्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, तो उसके बाद फिर जब सेकंड फेज में आप आते हो तो आप एक्चुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट रख दोगे और उसके बाद में फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑप्टिमल हो जाएगा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो कितने फेज में हुई, 2 फेज में सेपरेट हुई और उसके बाद उसका सॉल्यूशन किया, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, 2 फेज मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सो आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन से वीडियो आपको बराबर मिलते रहें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।